डियरिंग स्टूडेंट्स, आज हम वन एवं वन्य जीवन संसाधन में आगे देख रहे हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटियों परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वनों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान या उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यानी पर्यावरण की जांच करने वाले वैज्ञानिक यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यवान वन पदार्थ खनिजों और अन्य संसाधनों के संचयन कोष है जो तेजी से विकसित होती हैं। औद्योगिक शहरों नगरों में अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, जो विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। हिमालयन यव नामक संकट में पेड़ जो है वो हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, साल हरा भरा रहता, जो एक औषधि पौधा कहा गया हिमालयन, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल यानी पेड़ का बक्कल, पत्तियां और टहनियां और जड़ों से टक्सोल यानी एक दूध नुमा ही चिपचिपा पदार्थ निकलता है नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि मानी गई है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो टक्सोलो निकाला जा चुका है और वे सूख चुके हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों के आवास में विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन यानी शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण को विषाक्तीकरण और दावानल यानी जंगल में जो आग लग जाती है उसे दावानल कहा जाता आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपयोग, पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या माना जाता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतने ही संसाधन खोजने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा, भूमि को योग्य बनाया जाएगा, चाहे उद्योग के लिए चाहे कृषि के लिए। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपयोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25 ही आगे हैं। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी जाति की युवतियां बांस के पौधे लगाते, बांस के पेड़ की पौध तैयार करते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी यानी कि जो पेड़ कंद मूल फल है उनकी महिलाएं चुनकर बीनकर और उनको बेचने के लिए बैठी हुई हैं। ये सूखी पत्तियों की करते आदिवासी महिलाएं इधर से उधर लेके जा रही हैं। जो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग के द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते। इन 5% लोगों को पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपयोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक के वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न पानी से भर गए हैं, सूख चुके हैं। पानी भर गया उसे सूख गए यानी कि बेजान हो के पड़ गए। 70% रात्रि जल क्षेत्र प्रदूषित है, पानी गंदा है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार तथा वाणिज्यिक दृष्टि से व्यापारिक दृष्टि कीमती पेड़ पौधे की कटाई के कारण हजारों वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं।
क्या आप जानते हैं अपने आसपास ऐसी गतिविधियों देखो जिसमें जैव विविधता कम, इसे टिप्पणी लिखें। यानी कि अपने आसपास कितने औषधीय पौधे थे और कितने खत्म हो चुके, जैसे पीपल, नीम, ये चीजें क्या है, फलदार पेड़ भी बहुत ही कम है। वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं, जैव संसाधन विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए यानी किनारे पर पहुंच गए हैं, यानी खत्म होने के कगारे पर हैं। समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताएं वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। यानी चाहे खाना कैसे भी इकट्ठा करना है, बीन कर लाना, तोड़ के लाना, चारा पशुओं के लिए, जल भी, ये सभी महिलाओं के कार्य है। जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी खत्म हो गया तो दूर तक लेंगी तो और ज़्यादा दूर से, तो महिलाओं का कार्य बढ़ता जा रहा है। कई बार तो इनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने से घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो जाते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण नियमीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में तेजी से हो रहे हार्स यानी पतन के कारण का संरक्षण बहुत आवश्यक है, बचाना बहुत ही जरूरी है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक यानी वातावरण में विविधता जो आई हुई बनी रहती है। हमारे जीवन संसाधन लक्ष्य हमारे जो जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जन्म के लिए वनस्पति पशुओं में जीन्स अपने जैसा जीन उत्पन्न करने की विविधता भी संरक्षित रहती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, जलीय जैव विविध मोटे तौर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर हैं। 1960 और 70 के दशकों में दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य सुरक्षा कार्यक्रम को जोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रहने के रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए, कैसे इनको बचाना है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है, यानी कि जो जातियां हमें बचाई जाती है, रक्षा करनी है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकट जिस पर संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, शिकार पर रोक लगाई जाए। वन्य जीव आवासों को कानूनी रक्षण यानी कि कानून के हिसाब से उनका रक्षा करनी चाहिए। जंगली जीवों की पर रोक लगानी चाहिए। आदि पर प्रबल और जोर दिया जाए, बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। इनको नहीं काट, जो काट रहा है उसको मार रहा है उसको सजा देनी चाहिए। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई अन्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान जो बाग बगीचे वे वन्य जीव पशु विहार जो हैं स्थापित किए जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई योजनाओं की मांग घोषणा, उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ गई हुई। विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना। इन प्राणियों में बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, उंगल है, 3 प्रकार मगरमच्छ, स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है। नए इनके विभिन्न घटकों पर संरक्षण विभिन्न तरीकों की गहनता खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को बहुत महत्व मिल रहा है। पर कीट पतंगे जो छोटे छोटे जीव होती हैं। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां थी, पतंगे, वर्गों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। इनको बचाना है। और 1991 में पौधों की भी 6 जातियों पहली बार सूची में रखी गई थी। भारत में वन्य जीव पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे मानचित्र देखेंगे। यह है बाघ परियोजना। बाघ को कैसे बचाना। वन्य जीव संरक्षण में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है।
यानी कब 20वीं शताब्दी में 55,000 थे, राज जो 1827 रह गए। बाघों मारना, उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना यानी छोटा होना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत सदी में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार के लिए मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में श्रीका वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस बाघ रिजर्व के अंदर, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व के अंदर भारतीय बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण रहे हैं।